Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of the business studies class 12th, right? And we have already covered the entire chapter 1, that is nature and significance of management. And अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ठीक है? Because I'll try my best, to give the best explanation and try to solve all your queries, right? And now we are at the chapter 2, that is principle of management, और उससे उस चैप्टर से भी रिलेटेड वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड द केस स्टडी, राइट? और इससे पहले भी बिकॉज आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस स्टडी, सो इससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज की केस स्टडी जो है वो उसी से रिलेटेड है, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो हम पहले कर चुके हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी इज दैट according to Taylor, there are the various ways of doing the job. To determine the best way, there are the several parameters, right? From the procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of it. For designing a car, the assembly line production would entail deciding the sequence of operation, place for man, machines, and the raw material, etc. All this is a part of this technique of a scientific management. Ford Motor Company use this concept very successfully. Even new auto companies are using it. Taylor also demonstrated that productivity increased to about 4 times by following his another technique. On close examination of the body movement, it is possible to find out the productive, incidental, and unproductive movements. He used stopwatches and the various symbols and colors to identify the different movement. Through this technique, the tailor was able to design suitable equipment and tools to educate workers on their use. ठीक है, तो ये हमारी पूरी केस स्टडी है। आई नो कि दिखने में बहुत बड़ी है और इसका नंबर भी आप देख लीजिए, सिर्फ 3 मार्क्स का है। और इसी तरह की केस स्टडी आपके एग्ज़ाम में आएगी और जो पर्पज़ है केस स्टडी कराने का वो यही है कि आपको हर तरीके की केस स्टडी से हर तरह की केस स्टडी की इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है? कि किस किस तरह की केस स्टडी आ सकती है, कभी बड़ी आती है, कभी छोटी आती है, ठीक है? तो ये 3 नंबर का है, बट यू हैव, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो यू हैव टू अटैम्प्ट, ठीक है ना? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको इनिशियल स्टेजेस में ही केस स्टडीज़ करवा देती हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट? और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, बट जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? बिकॉज इसके अंदर क्या लिखा है कि यहाँ पे बहुत, अकॉर्डिंग टू टेलर, क्या है, बहुत तरीके की जॉब होती है, ठीक है? टेलर, इफ़ यू रिमेंबर, FW टेलर की बात कर रहे हैं जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया है, ठीक है ना? ठीक है, वो फादर है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। उन्होंने बोला है कि दे आर द बेस्ट वे, देयर आर द सेवरल पैरामीटर, ठीक है? बहुत सारे पैरामीटर होते हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड राइट फ्रॉम द procurement, मतलब starting from the procurement of the raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of it. For designing a car, the assembly line production would entail deciding the sequence of the operation, ठीक है ना? मतलब हर चीज़ के लिए, अगर आपको एक कार भी डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए भी आपका जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन होगा उसके अंदर आप डिसाइड करेंगे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मैन, मशीन्स, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग, ठीक है? ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना? ये सब एक किसी मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट बताया गया है टेलर के द्वारा, और ये सब उसका पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं बिफोर प्रोसीडिंग आवर वर्क, राइट? और इसमें ये बोला गया है कि फोर्ड मोटर कंपनी के एग्जांपल दिए, यूज़ दिस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है बहुत सक्सेसफुली, एंड इवन द न्यू, ठीक है? ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि उन्होंने जो टेलर है ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अबाउट 4 टाइम्स, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो 4 टाइम बढ़ जाती है अगर हम इस टेक्निक के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बॉडी मूवमेंट की एग्जामिनेशन करें, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, और स्टॉप वॉचेस का यूज़ करें, ठीक है ना? वेरियस सिंपल कलर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मूवमेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। जो दो टेक्निक की बात टेलर ने की गई है उन्हीं 2 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आपको उसके बारे में बताना है। तो अगर देखिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले मेथड की बात कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो पहला जो हो जाएगा वो मेथड स्टडी हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे एक की पॉइंट दे रखा है दैट इज़ द बॉडी मूवमेंट, आप इसे मार्क कर लीजिए, दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ दिस केस स्टडी। और इसी से पता चलता है कि यहाँ पे मोशन स्टडी की बात कर रही है। और मुझे मेथड
स्टडी कैसे पता चला, यहाँ पे पता लिखा हुआ दैट फॉर डिजाइनिंग अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड एंटेल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मैन, मशीन्स एंड रॉ मटेरियल। ये देखिए एक मेथड दे रखा है, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे प्रोसीड करेंगे, पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, राइट। और क्योंकि ये 3 मार्क का है तो आपको इनको एक्सप्लेन करके आना है, इसके लिए 3 लाइन लिख कर आनी है और इसके लिए 3 लाइन लिख कर आनी, सो दैट यू आर एबल टू गेट फुल 3 मार्क्स, राइट। आई नो कि ये केस स्टडी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट क्योंकि वो फर्स्ट केस स्टडी थी इसलिए मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना था, सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करते हैं, राइट। सो द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन implies that the managers serve as a link between the owners and the worker. Since as a manager they had the mandate to get work done from the workers, there always exists the possibility of the kind of class conflict the manager versus worker. Taylor suggests recognize that this conflict help none, the workers, the managers, or the factory owners. Both should realize that each one is important in such situation. Even trade unions all will not think of going on strike. According to the Taylor, the scientific management has for its foundation the firm conviction that the true interests of the two are one and the same. That prosperity of the business can't exist for the long time unless it is accompanied by the prosperity well-being of its workers. Japanese work culture is a classic example of a situation in Japanese company paternalistic style of the management is in practice. There is a complete openness between the management and the workers. If as all the workers go to the strike, they will wear a black badge, right, but the work more than normal working hours to gain the sympathy of the management. ठीक है, तो ये हमारी पूरी केस स्टडी है, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल सी बात है, टेलर ने कहा है कि कोई भी मतलब अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ना वर्कर, द मैनेजर और द फैक्ट्री ऑनर्स। और इन तीनों के बीच में अगर मैनेजर और वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो उससे भी किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना, ना वर्कर्स को, ना मैनेजमेंट को, एंड ना ही तो फैक्ट्री के ओनर्स को, ठीक है। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होनी चाहिए। और इन्होंने बोला कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट होता है वो एक फाउंडेशन है, ठीक है ना, दैट यू नो द फाउंडेशन द फर्म कन्वेक्शन दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर वन एंड द सेम। ऑफकोर्स दोनों के इंटरेस्ट तो एक ही हैं क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने जापानीज़ कल्चर का एग्जाम्पल दिया है कि अगर वो स्ट्राइक में जाते हैं तो भी वो काम करते हैं, ठीक है, सो दैट वो मैनेजमेंट की सिंपैथी ले सके, राइट। आपको बोलना है, बताना है इसके अंदर दैट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। और टू अचीव अ स्टेट लाइक दैट ऑफ जापानीज वर्क कल्चर टेलर कॉल्ड फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और ये 4 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए जो आपका मिनिमल लेंथ होगा ना केस स्टडी का वो इतना ही रहेगा, ठीक है। आपको हैबिट डालने की कैसे आप जल्दी जल्दी पढ़ के की कॉन्सेप्ट को, की लाइन को मार्क करें और फिर उस कॉन्सेप्ट को ढूंढें, राइट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत नॉर्मली बात है कि मतलब केस स्टडी पढ़ के समझ में आ गई होगी, नहीं तो जो मैंने जो वीडियो बनाई है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, दैट इज़ गिवन बाय द F.W. टेलर। तो आप उसको देखिए, उसके अंदर हम लोगों ने एक प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसी के अंदर ही इस तरह की लाइंस लिखी हुई है दैट कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है। ये कब होगा? जब हार्मनी होगी, जब पीस होगा, पीस, ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेन, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करके आना है क्योंकि 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स फॉर दिस एंड 2 मार्क्स फॉर दिस। तो एटलीस्ट 3 to 4 लाइन आप इसके अंदर लिख कर आएंगे एंड 3 to 4 लाइन आप इसके अंदर लिख कर आएंगे। अब अगला है कि आपको बताना है कि हम ऐसा क्या, मतलब जापानीज़ वर्क कल्चर को करने के लिए हम ऐसा क्या करें। तो ये कॉन्सेप्ट बताया गया था और जब मैंने इसको समझाया था तो मैंने बोला था प्लीज़ आप मार्क कर लीजिए, राइट, और देख लीजिए इसकी केस स्टडी भी आ गई है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड अ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर सेम यही लाइन लिखी हुई है कि कोई भी इंसान एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, मैनेजर और वर्कर को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है बार बार रिपीट करके। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड द केस स्टडी, राइट। So let's proceed with the next case study.
That is, Taylor's prescription for the efficiency depends to a large extent on a personal competencies. To increase the efficiency, workers should be given the required training. Efficient work employees will produce more and more and earn more. Efficiency also requires the search of for one best method of doing the job. The best method chosen must lead to the determination of the fair day's work. There must be a compensation system that differentiate those who are able to accomplish exceed the fair day's work. The system must be based on the premise that the efficiency is the result of the joint effort of the managers and the workers. Thus, rather than quarreling over the share in the resultant surplus, the workers and the managers should work in the harmony for maximizing the output rather than restricting. ठीक है ना, तो ये हमारी पूरी केस स्टडी है. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द केस स्टडी. जिसको नहीं समझ में आए उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे टेलर नॉर्मल सी बात कहना चाहता है कि कुछ लोग होते हैं जो एफिशिएंट होते हैं, जिन्हें कमाना और खाना ज़्यादा होता है, राइट. और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एफिशिएंट बंदे की तलाश होनी चाहिए. एफिशिएंसी ऑल्सो रिक्वायर द सर्च फॉर वन ऑफ द. हाँ, और एफिशिएंसी तभी भी आती है कि बंदा नहीं, आपका एक बहुत अच्छा मेथड भी हो, ठीक है ना, जिससे एफिशिएंट बना सके बंदे को. ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि हमको बेस्ट मेथड को चूज़ करना चाहिए. और यहाँ पे कॉम्पनसेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हम क्या करें, जो एफिशिएंट बंदे हो उसको ज़्यादा तवज्जो मिले, उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, और जो इनफिशिएंट हो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड हो, उसको थोड़ा कम मिले एज़ कम्पेयर टू द एफिशिएंट. ठीक है, उसकी थोड़ा जो रेम्यूनरेशन है वो कम हो. ठीक है, दिस सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ द एफिशिएंसी. ठीक है ना, यहाँ पे जॉइंट एफर्ट ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर का. ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही बंदा इससे खुश है या फिर सिर्फ मैनेजर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, वर्कर्स को पता ही नहीं है. दिस शुड नॉट बी देन. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो दैट जो शेयर हो, सरप्लस का शेयर हो वर्कर्स और मैनेजर के अंदर बिल्कुल हार्मोनाइज तरीके से बांटा जाए, राइट. इसमें बोला गया दैट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एज गिवन बाय द टेलर डिस्कस. तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल दे रखे हैं और टेक्निक दे रखी है. ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है और आपको बताना है. ठीक है, तो पहले आप वीडियो पॉज करिए और जो इसका आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, बिकॉज आंसर तो मैं डिस्कस करूँगी. ठीक है, क्योंकि देयर मे बी चांस आपको आंसर समझ में ना आए अगर आपको मिल भी जाए, राइट. तो इसमें लिखा हुआ तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो यही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है ना, क्योंकि अगर एफिशिएंट बंदा है, एफिशिएंसी डिपेंड होती है पर्सनल कॉम्पिटेंसीज पे, नौकरीज पे. ठीक है, तो इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि ये लाइन जो है वो इस प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए हर एक बंदे का उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से. दूसरा, यहाँ पे हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड. यहाँ पे देखिए हार्मोनी वाली लाइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड की बात हो रही है, क्योंकि मैनेजर और सरप्लस के बीच में हार्मोनी शुड भी मेंटेन होना चाहिए. और अगर टेक्निक की बात करें तो एक मेथड स्टडी होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज अ बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग. किसी भी जॉब को करने के लिए एक बेस्ट मेथड तो ज़रूर होता है, राइट. और डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन्होंने जब यहाँ पे बोल दिया था ना एफिशिएंसी, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि तो कॉम्पनसेशन सिस्टम डिफरेंशिएट वर्ड आ जाए तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. क्योंकि ये 6 नंबर का है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल. एटलीस्ट 3 लाइन तो आप लिख कर ही आए, उससे ज़्यादा लिख देते तो वेल एंड गुड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दैट you are able to understand all the case study that I discussed in this video. And if you have any doubt, then do comment below. And if you have any suggestion to improve my videos, do suggest me in the comment section. And do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.